हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, उसका ये वीडियो सीरीज चल रहा है। तो ये चैप्टर 4 है। इसके पहले मैंने चैप्टर 4 है ये, और इसके पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक के चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं, और उसकी चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपने अगर नहीं देखा है उनको तो जाइए चैनल पर और उन सभी वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत ही सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। और वैसे मैं वो जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर 4, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ सबसे पहले किस संविधान में आई, कहाँ लिखी गई, कैसे हुआ, अपने भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई, क्या खास बात है, तो वो सब सारी जितने भी विषय हैं उन सब पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। ठीक है, सबसे पहले वहीं पे आया, अमेरिका का जो संविधान बना तो उसमें प्रस्तावना जो है रखा गया वो। ठीक, तदुपरांत कई अन्य देशों ने अपनाया जिसमें भारत भी शामिल है। तो अगर कोई प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना का जो थॉट है वो कहाँ से लिया गया, मतलब, तो वो आप अमेरिकी संविधान से ही बताएंगे। ठीक, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ध्यान रखिएगा, किसने कहा है और क्या कहा है वो जरूर ध्यान रखिए। पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो पिछले देखे हैं, तो नहीं देखे तो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था वो कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, उसी में सुधार करके, उसी में कुछ चीज़ों को जोड़ करके और उसको प्रस्तावना के रूप में संविधान में लगा दिया गया। ठीक, तो वही ये चीज़ बताया गया है इसमें। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया। एक ही बार संशोधन हुआ है इसमें। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि संविधान संशोधन में कितनी बार संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में, तो ये याद रखिएगा, मात्र एक ही बार हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन है और 1976 में हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, वन लाइनर। ठीक, और इसमें सुधार, इसमें जो संशोधन हुआ वो क्या क्या ऐसा शब्द जोड़ा गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये एक्चुअली पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। बेसिकली ये ट्रांसलेशन क्या हुआ है तो हो सकता है इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, आप जहाँ भी धर्मनिरपेक्ष देखिएगा उसको पंथ निरपेक्ष समझिएगा। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये वर्ड उसमें ट्रांसलेशन में जैसे सेकुलर को ये इसमें धर्म निरपेक्ष कर दिया है, बट वैसे वो पंथ निरपेक्ष है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो याद कर लीजिएगा। SSI और D, ये 42वां संविधान संशोधन, मतलब ये मेन जो शब्द जोड़े गए, और एक संविधान में एक भाग भी जोड़ा गया था, उसकी उसकी बात भी कर लेते हैं। तो ये सोशल सेकुलरिज्म, और ये इंटीग्रिटी हो गया, और ये ड्यूटी की बात करते हैं। यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़े गए थे। ठीक, तो याद रखिएगा SSID, आसानी से याद रहेगा आई थिंक।
संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है देख लीजिए, उसको पढ़ लेते हैं एक बार, समझ में आ जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो शब्द भारी भरकम शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे समाजवाद, ठीक है, धर्म पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इधर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सब शब्दों के कुछ कुछ मायने हैं। ठीक है, वो मैं आगे देखिए इसमें दिया हुआ है, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रस्तावना के तत्व दिया गया है कि क्या है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व बताया गया है, क्या है देखिए। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ये भी प्रश्न बना हुआ है, तो याद रखिएगा कि कहाँ से मिलती है शक्ति संविधान को, तो वो भारत के लोगों से। ठीक है, भारत की प्रकृति, ये प्रस्तावना देख करके भारत की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, संप्रभु, जैसे बताया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य देखिए आप, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब पूछे गए हैं ये प्रश्न कि संविधान के उद्देश्य, ये सेंटेंस बना के पूछे गए हैं। जैसे इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि आपको पता है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में जो प्रस्तावना में जो मुख्य मुख्य शब्द प्रयोग में लाए गए हैं उनके बारे में अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या क्या शब्द आए हैं। ये संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, तो उन सब के विषय में देखिए अभी आपको विस्तार से बताते हैं। संप्रभुता, सबसे पहला शब्द जो है वो है संप्रभुता। इसका अर्थ है भारत न किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों में, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। कहने का मतलब है कि किसी के दबाव में आकर ये कोई भी निर्णय या कुछ भी नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई देश कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बारी आती है तो भारत स्वतंत्र है, संप्रभु है। ठीक है, वो किसी भी देश से रिश्ता बना के रखना है या किसी से नहीं रखना है, किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, संप्रभु है। ठीक है, वही ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। शुरुआत में जब राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ का ये सदस्यता ली थी भारत ने, तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने बोला था कि ये गलत है, और जब भारत स्वतंत्र हो चुका है और आज़ाद हो चुका है तो फिर से ब्रिटेन के उसमें जाके आप उसके अंडर में कॉमनवेल्थ उसको हेड मान के आप वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जैसे एक क्या बोलेंगे आप उसको, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है या कह सकते हैं एक समूह है। ठीक है, तो उसमें उसमें सदस्यता लेना कोई ये उसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आपकी संप्रभुता खत्म हो रही है या आपकी संप्रभुता समाप्त हो रही है। ठीक है, तो उससे उसको मतलब मिंगलअप करने की जरूरत नहीं है। वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, आप स्वतंत्र हो गए, संप्रभु हैं आप। ठीक है, तो वही यहाँ चीज ये बताया गया है। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती।
तो वैसे वो भी है, जैसे यूएन में है वैसे वहाँ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में या सीमा के किसी हिस्से से दावे को छोड़ सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ जो संविधान संशोधन हुआ, कुछ भूमि का आदान प्रदान हुआ, उधर से कुछ भूमि भारत में सम्मिलित की गई, कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है उसको बांग्लादेश को भी दिया गया। ठीक है, तो ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, संप्रभु है, किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक, समाजवादी देखिए, 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि 76 के पहले समाजवाद के नाम पे कुछ नहीं था, लक्षण मौजूद थे। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। जो चीज मतलब आप कहिए कि जैसे अप्रत्यक्ष थी, वो उसको उसमें प्रत्यक्ष रूप से बता दिया गया कि नहीं, ये समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा जाएगा और रहेगा ये। ठीक, तो इसका ये एक तरीके से कहा जाए तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आवर्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया, उसको आगे बढ़ाया, कार्य किया, बताया कि भाई हाँ हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। देखिए समाजवाद भी दो तरीके का है, एक तो ये अपना लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक लोग जो ये साम्यवादी समाजवाद बता रहे हैं, इसमें लिखा लिखा हुआ है, वो आप देखिए जैसे रसिया हो गया या चाइना हो गया, इन सब में साम्यवादी समाजवाद है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो है आप कहिए कि जो राज्य है उसका आधिपत्य है, सभी जितने भी संसाधन हैं या जितने भी सरकार संस्थाएं हैं वो सब सभी उस पर सरकार का ही हस्तक्षेप है उनमें। लेकिन अपने यहाँ आप देखिए नहीं है, अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, और अपने वैसे भी बोलते हैं जैसे कि अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि समाजवादी प्रकृति भी है वो नेचर में, और साम्यवादी भी। कहीं कहीं आपको देखिए शुरुआत में समाजवाद का बहुत प्रभाव रहा है, तो इस वजह से आपको जितने भी सरकारी देखिए संस्थान मिलेंगे, ज़्यादातर अधिकतर वो सरकारी ही मिलेंगे। शुरुआत के जो संस्थान हैं, शुरुआती जो दौर में, चाहे वो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए हों या संस्था बनाई गई हो, तो वो सभी सरकारी थे क्योंकि समाजवाद का प्रभाव था। लेकिन 1991 के बाद जब से एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव आया, और भारतीय अर्थव्यवस्था में अब झुकाव, ये मान के चलिए कि अब झुकाव जो है वो मिश्रित उसमें हो गया है, पूंजीवाद की तरफ हो गया है। शुरुआत में समाजवाद की तरफ था, लेकिन अब पूंजीवाद की तरफ हो गया है। ठीक, चलिए, तो वही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए, यह ध्यान देने के बाद भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि राज्य का हस्तक्षेप मैक्सिमम रहता है उसमें, अधिकतम। ठीक है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। वही जो मैंने आपको बताया कि राज्य का नियंत्रण होगा, उसमें आप निजी कुछ भी नहीं। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जो आपको मैंने समझाया अभी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में साथ साथ मौजूद रहते हैं, दोनों रहेगा। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। ठीक, तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति, जो अभी मैंने बताया आपको कि 1991 में ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया है। ठीक है, तो अभी झुकाव जो है वो मतलब झुकाव है पूंजीवादी की तरफ, लेकिन
अभी भी समाजवाद है, मतलब दोनों मिश्रित है, लेकिन झुकाव अगर बोलेंगे तो 91 के बाद से थोड़ा पूंजीवाद की तरफ हो गया। ठीक। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 जोड़े गए। ठीक है, जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था, जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें आपको मैंने बताया था 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान संशोधन इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे टिप्पणी करके कहा था कि देखिए, शुरुआत में ऐसा कुछ धर्मनिरपेक्षता का ये शब्द जो है इसमें नहीं था संविधान में, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का, लेकिन उद्देश्य जो संविधान निर्माताओं का यही था कि वो इस तरीके का संविधान या इस तरीके की राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता जो है वो मूल अधिकार के रूप में दिया। भारतीय जो नागरिक थे उनको ये मूल अधिकार प्रदान किए, तो वही बता रहे हैं इसमें। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। याद रखिएगा, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार हैं, जैसे रेफरेंडम परिप्रेक्षा, ठीक है, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन। रेफरेंडम आपको पता है, रेफरेंडम करवाते हैं, बोले भाई रेफरेंडम करवा दो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा सीधे सीधे। इन प्रत्यावर्तन, ठीक है, तो ये किसी प्रत्याशी को जैसे वापस बुलाना। मान लो किसी कोई सांसद एमएलए एमपी है, उसको कहीं किसी क्षेत्र से चुना गया है, लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, समाज का भला या यहाँ के लोगों के हित के हिसाब मतलब काम नहीं हो रहा है, तो उनको वापस बुला लिया जाएगा, यानी कि उनसे वो शक्ति वापस ले ली जाएगी। जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, ये आपको पता है, जनमत संग्रह कराना है किसी विषय पर। जैसे अभी देखिए थोड़े दिन पहले की बात है, ब्रिटेन में ईयू से हटने के लिए, यूरोपियन यूनियन से हटने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। तो जहाँ पर जो काफ़ी जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्री, उनमें ये सब यूज़ होते हैं। रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रेफरेंडम हो गया, ये सब वहीं पर यूज़ होते हैं। भारत में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष इसका लोकतंत्र नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। आगे बताते हैं किस किस हिसाब से कैसे। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ हुआ है, ये अपने यहाँ जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, एक संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ संसदीय है, ठीक है। राष्ट्रपति के अधीन क्या है? जैसे ये अमेरिका वगैरह हो गया, तो वहाँ प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, ठीक है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानूनों की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है, ठीक। इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल दिया था, ठीक है,
किस पे? वो राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था, बोला था। तो देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या कहा है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता कि जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। इनका कहने का मतलब है सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली में स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। ठीक, स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व को के सिद्धांत को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वो ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना है, इस अर्थ में करते हैं यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। ठीक है, स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के वैयक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर लेगी। उन्होंने बताया है, इसमें कहा है कि स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व ये एक ही एक मतलब एक ही चीज़ है, इनको अलग अलग नहीं देखना है। तभी जो है सामाजिक लोकतंत्र आएगा और उससे ही राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो सफल होगा और स्थायित्व होगा, स्थायी बनेगा, उसमें स्थायित्व आएगा। ठीक है, इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अपना वर्डिक्ट दिया था, कुछ बताया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गणतंत्र देखते हैं कि गणतंत्र क्या है। देखिए, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के दो वर्गों में, मतलब उसको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या? एक तो राजशाही और एक गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए इसको कि गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, ठीक है, वो चुन कर आएगा, चाहे वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाए, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाए, लेकिन वो चुन कर आएगा और एक निश्चित समय के लिए आएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट हो गया, तो वैसा नहीं है। चुनाव होगा उसका और वो चुन कर आएगा। ठीक, तो बताया गया है यहाँ पे, उदाहरण भी दिया गया है, तो वो गणतंत्र हो गया। और राजशाही आपको पता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक, युवराज घोषित होगा, तो वहाँ पे राजशाही है, मोनार्की जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक, और ये रिपब्लिक हो गया। तो अमेरिका और ब्रिटेन का अच्छा उदाहरण उदाहरण दिया गया है। तो आप अपने यहाँ गणतंत्र में आप इंडिया का भी उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रतिनिधि के रूप में उस चुनाव किया जाता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। हम डायरेक्टली तो जाते नहीं हैं वोटिंग करने, तो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए एमपी, वो जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो वो इसी वजह से हम गणतंत्र हैं। ठीक है, इसलिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, वही बताया मैंने। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली बात यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। आप देख ही सकते हैं कि कोई भी कहीं भी जा सकता है जो सार्वजनिक कार्यालय है। ठीक है, किसी का कोई एकाधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट जो अगला जो शब्द है न्याय। न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल किया गया है संविधान की प्रस्तावना में।
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। ठीक है, अभी जब फंडामेंटल राइट्स और ये डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा मैं, तो उसमें आपको सारा समझ में आएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। किसी को आप इन सब आधार पे किसी कोई चीज़ करने से या कहीं जाने से, कहीं कुछ करने से रोक नहीं सकते हैं कि आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, तो वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, समाज में किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक न्याय, किसी आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो। ठीक है, वो एक्चुअल स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिया गया है इसमें। ठीक, तो इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को भी दूर करना शामिल है। देखिए, विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीबों के जो हाशिए पर लोग हैं, जो उनके उद्धार के लिए देखिए बहुत सारे चलाई जा रही हैं। बहुत, वो चाहे वो कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं हों या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हों, तो प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं कि उनको आर्थिक न्याय भी मिल सके। ठीक है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला स्वरूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें थोड़ा और है, देख लेते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार रखता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश करने की बात हो या, तो कहने का मतलब है सभी को अधिकार बराबर हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपनी बात पहुंचा सकता है। ठीक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। तो आपको याद होगा, आप अगर अपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो आगे कभी बताएंगे, उसको भी बताएंगे तो। ठीक है, तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बनता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस की क्रांति से। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। लोगों की गतिविधियों पर स्वतंत्रता क्या है, मतलब वो बताना यहाँ पर बताया गया है। लोगों की जो गतिविधियाँ हैं उस पर किसी प्रकार की रोक टोक, अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि बस आप स्वच्छंद हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ऐसा, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता जो है वो किसी दूसरे उसके रूप में ना हो कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्रता मतलब आप अपने, मतलब भलाई के लिए कीजिए कुछ काम, और उससे उससे आपका भला हो, लेकिन दूसरे का अनभल ना हो। ठीक है, दूसरे को आप हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि उसकी भी तो स्वतंत्रता है। तो वही बताया गया है यहाँ पे। ठीक, प्रस्तावना हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका मूल अधिकार, जिसका जिसके मूल अधिकारों का हनन होगा, वो दरवाजा, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। कहने का मतलब वही है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां दूसरे की स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसके पहले आपने देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया था, रूस की क्रांति से। ठीक है, अभी आपने देखा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, और कितना बचा हुआ है, देखिए इसमें अभी दो पेज बचे हुए हैं। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
एक एक वीडियो और बनेगा, ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक दो बार इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्रेस वो बेल आइकन जो दिख रहा है आपको, वो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।